चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने दवाई की बात सीखी थी कि भैया मर्ज तो बहुत पता चल गया है कि एक्सेसिव डिमांड भी एक मर्ज है और डेफिसिट डिमांड भी एक मर्ज है। बट इन मर्जों का सॉल्यूशन क्या है ना? तो वो मर्जों का सॉल्यूशन के डॉक्टर्स कौन कौन है? डॉक्टर्स कौन कौन है? गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक आरबीआई। उनके पास कौन सी मेडिसिन हैं? जीटीपी फिस्कल मेजर्स एंड नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में दो बार पार्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। आप लोगों के ब्रेन में अगर ये बात इसी तरीके से नक्श हो जाए, क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनकर आए। सोच के देखिए एक मिनट के लिए, आप एग्जामिनर हैं और किसी मेजर्स की, किसी दवाइयों की बात कही गई कि हाउ टू कंट्रोल एक्सेसिव डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, और आपके पास जो कॉपी आई हुई है उसमें जो बच्चे ने आंसर लिखा है, उसमें आंसर लिखा है कि फलाना फलाना, पहले एक इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्सेसिव डिमांड क्या होता है, डेफिसिट डिमांड क्या होता है, और ये कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर एक गलत इम्पैक्ट डालते हैं, एक विशियस इम्पैक्ट लेकर आते हैं दोनों ही केसेस में। लेकिन उन बातों को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके डॉक्टर्स, हाउ द पर्सन हु इज गोइंग टू कंट्रोल दिस सिचुएशंस आर आरबीआई एंड डेफिनेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली। अब वो गवर्नमेंट के पास फिस्कल मेजर्स हैं और आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव मॉनेटरी मेजर्स हैं। मॉनेटरी मेजर्स दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होते हैं सर जी, क्वांटिटेटिव होते हैं रेपो से CRSLR, और क्वालिटेटिव होते हैं मारमूर के राशन ला। सोच के देखिए एक मिनट के लिए, क्या नक्श हुआ है गजब का, एकदम बेहतरीन सब प्रेजेंटेशन हुई हुई है। अब आप लोगों को अगर ये बात पता है कि आप ये रेपो रेट किस मकसद के तहत लिख रहे हैं, यहाँ पर जो इंटेंशन ऑफ राइटिंग द रेपो रेट आपको पता है अगर, तो मुझे लगता है मुझे आगे का टेक्स्ट भी आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, रेपो रेट क्या होता है बेटा? रेपो रेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई मनी लेंड करती है, ठीक हो गई बात। तो वो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, फर्दर आगे किसको देते हैं? पब्लिक को देते हैं। तो अगर मुझे पब्लिक को ज्यादा पैसा पहुंचवाना है तो मुझे रेपो रेट गिराना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, सो दैट कमर्शियल बैंक सस्ते रेट पर अपने पास पैसा रख ले और पब्लिक सस्ते रेट पर हमसे लोन ले ले। लेकिन ऐसा करके डेफिसिट डिमांड को तो हम इक्विलिब्रियम तक या फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाले इक्विलिब्रियम तक तो लेकर आ जाएंगे, बट हम क्या ऐसा करके जो डिमांड एक्सेसिव है क्या हम उसको नीचे कर सकते हैं? अगर हमें एक्सेसिव डिमांड की सिचुएशन हमारे पास आई हुई है और हम ये बात कह रहे हैं कि देयर वाज एक्सेसिव डिमांड, 8000 पीसेस की डिमांड थी, बट एट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग 5000 ही बना सकते थे। तो इससे एक विशियस इंपैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन बेइंतहा बढ़ेगा, रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगा बट नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा, क्वांटम ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन पे क्या आप लोग रिजल्ट देंगे उन लोगों को? क्या आप दवाई देंगे? कौन सी दवाई देंगे? पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, कौन सी वाली दवाई चलेगी बताइए? एक्सेसिव डिमांड के केस में क्या करा जाएगा? बैंक रेट को क्या करेंगे, रेपो रेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे मतलब उनके पास पैसा पहुंचना ही नहीं चाहिए। और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो कमर्शियल बैंक से पब्लिक लोन लेने के लिए आएगी ही नहीं। और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे तो उनके पास जो पैसा है इस वक्त, उस पैसे को खींच के वो सरप्लस फंड्स पार्क कर दें आरबीआई के पास। तो उससे क्या होगा, उनके पास लिक्विडिटी जो है सोख कर ली जाएगी। लिक्विडिटी है ना, फैल गया, पानी फैल गया, अब उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, वो सोख के सीधा सरप्लस फंड पार्क कर दिया हमने। अब वो पार्क वहां पर कर दिया, पैसे वहां से पब्लिक के पास से खत्म हो गए। और फिर क्या होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ा था, ओएमओ। ओएमओ याद है बैंकिंग में?
ओपन मार्केट ऑपरेशन, ट्रेजरी बिल्स, क्या था वो? सर्टिफिकेट टाइप। तो क्या करती थी आरबीआई, गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको उसको बेचती थी और पब्लिक से पैसा अपने पास रख लेती थी, और पब्लिक से उसको खरीदती थी और पब्लिक को पैसा वापस कर देती थी। इस ऐसा करने से भी लिक्विडिटी जो है वो खींच ली जाती थी। अब मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर जो पैसा इस वक्त मौजूद है, तो वो पैसा अगर मैं बात करूं तो राउंड अबाउट 6% का इंटरेस्ट दे के जा रहा है, बट गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 8% का इंटरेस्ट देंगे साहब। अब बताइए, आप अपने पास पैसा रखेंगे या गवर्नमेंट के पास लाकर डिपॉजिट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर ये जो बात लिखी गई है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, इस बात से पब्लिक का पैसा खींच के रख लिया जाएगा, और जो लोग नैनीताल भागने के बाद ट्रैवलिंग खूब करना चाह रहे हैं ना, वो ट्रैवलिंग उनसे खींच दी जाएगी। भैया ना उनके पास पैसा होगा, ना ये खर्चा करने की बात करेंगे, और ना ही एक्सेसिव डिमांड नैनीताल में जाकर क्रिएट होगी। अच्छा, सीआरआर क्या था बेटा? कैश रिजर्व रेशो क्या था? वानिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, बिल्कुल खामोश, घंघोर सन्नाटा बैठा हुआ है। मजा नहीं आ रहा है इसे पढ़ाने में। ये तो मैं बिल्कुल मादरी जबान बात कर रहा हूँ, जो बातें हम लोगों को पता है। किस किस को ये बातें समझ में नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? तो बोल नहीं रही है आप कुछ भी, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। हाँ बेटा, सीआरआर क्या होता है पहले? ओ, हाँ, क्या रखते हैं? पैसे रखते हैं। आप लोग आधी अधूरी बातें बोल रहे हैं। अक्सर बेटा लॉक कर दीजिए। दोबारा से बोलिए। ये तबीयत को पता नहीं क्या हो गया यार एकदम से। अक्सर बेटा वो ना स्विच सबसे राइट में ऊपर वाला, एक्सट्रीम राइट अपर साइड। हाँ बस ठीक है। हाँ मेरा बच्चा बोलो। सीआरआर, आप क्या बोल रहे थे? सीआरआर क्या होता है? वालेकुम। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा पुराना। पढ़िए जरा बेटा। लीगल रिजर्व रेशो के दो बच्चे और एसएलआर, ठीक है। सीआरआर क्या था? मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। कह दो अपने दिल पर हाथ रखकर कि नहीं पढ़ाया मैंने ये, कह दो कि तुम भूले नहीं हो इसको। मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। याद है कि नबिया के पास 4,000 करोड़ रुपए थे, उसने लाके मुझे डिपॉजिट करे थे। मैंने सोचा इस पैसे को रखकर मैं क्या करूंगा, उसमें से कुछ पैसा रोक कर, जो मुझसे आरबीआई ने रोकने के लिए कहा था, वो पैसा मैंने आगे अक्सा को दे देता हूं एज अ लोन। वो पैसा घूम फिर कर जिस चीज के लिए अक्सा को पेमेंट करना था, उसने वो वानिया को पेमेंट करा, और वानिया ने सोचा मेरे पास इतना ढेर पैसा रखा हुआ है, मैं क्या करूंगी इसका, उन्होंने लाकर फिर मुझ पर डिपॉजिट कर दिया। तो ये घूम घूम के पैसा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। याद है ये बात? फिर हम ये भी निकाल लिया करते थे कि कितना पैसा मैक्सिमम बैंक ने जो है डिपॉजिट करके रखा, इन्वेस्ट करके रखा हुआ होगा। नबीहा के उस पैसे से एक मल्टीप्लायर वाला नाम का आदमी था, याद आया कुछ? याद आई बात कुछ? वो क्या होता था? 1/1 माइनस सीआरआर या सीआरआर 1/CRR। याद है ये बात?
तो मैं क्या कह रहा हूं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड्स एंड टाइम लायबिलिटीज, ये था वो। किसको रखना था? टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला सेंट्रल बैंक, आरबीआई नहीं, और आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक। इन कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व मेंटेन करना था आरबीआई के पास। तो लिखा हुआ है टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स विद सेंट्रल बैंक। अ चेंज इन सीआरआर अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट द टाइम क्रेडिट्स। कि अगर मैंने ये कह दिया आरबीआई ने कि कमर्शियल बैंक आपको अपने पास जो टाइम डिपॉजिट्स आए हुए हैं उसका 20% नहीं बल्कि 40% आपको रोक कर रखना है अब मेरे पास। आपको 20% नहीं 40% रोक कर रखना है मेरे पास। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो कमर्शियल बैंक नबिहा का पैसा इस्तेमाल कर कर अक्सा को दे रहा था 4000, मैं कहता हूं 100 रुपए में से 20 रुपए रोककर 80 रुपए दे रहा था वो, अब वो 100 रुपए में से 40 रोककर सिर्फ और सिर्फ 60 दे पाएगा। तो इस बात की वजह से ये सोचो आप कि सिर्फ और सिर्फ सीआरआर को छोटा करने की वजह से हम लोगों के पास लिक्विडिटी इंपैक्ट कर गई, और यही तो मकसद है। इसीलिए तो बैंकिंग पहले पढ़ाया गया था। बैंकिंग पहले क्यों पढ़ाया गया था? ताकि अब आपको एक्सेसिव डिमांड के वक्त में मैं आपको यह समझा सकूं कि अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा रुका हुआ है तो उन लोगों से पैसा खींचने का हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, जिसकी हमने मॉनेटरी मेजर्स में, क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने रेपो से सीआरएसएलआर सीखा, रेपो से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सीखा, एसई से हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस वाली बातें सीखी, फिर हमने सीआरआर सीखा। सीआरआर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। पहले मैं 20% सीआरआर रखवा रहा था, अब मैं 40% सीआरआर रखवा रहा हूं। तो इस बढ़ाने से, सीआरआर के बढ़ाने से पब्लिक के पास पैसा ज्यादा पहुंचा या कम पहुंचा? ये बात मेरा बच्चा आपको रटने की जरूरत पड़ सकती है, बट मुझे लगता नहीं है अगर आप समझ लोगे तो इसको आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो एक रटने की बात थी बिल्कुल आप लोगों के ब्रेन के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से सोचा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक बात ये जरूरी थी कि आपको वो मेमोरी टेक्निक इन सारी चीजों की दे देनी चाहिए कि जीटीपीआर क्या था? जीटीपीआर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग्स और ड्रॉइंग बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। कौन बोरो कर रहा है? गवर्नमेंट बोरो कर रही है आरबीआई से। और इधर क्या था? मॉनिटरी मेजर्स। मॉनिटरी मेजर्स में पहला क्या था? क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या था? रेपो से सीआरएसएलआर, रेपो से सीआरएसएलआर बोलेंगे, अक्सर बोलेंगी बेटा। रेपो से क्या था? रेपो इज व्हाट? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट को मैं बैंक रेट भी बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि रेपो से वर्ड रेपो याद आ जाएगा तो रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर मेरी डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है, मुझे बढ़ानी है, तो रेपो रेट बढ़ाऊं या कम करूं? रेपो रेट कम करने से सस्ते फंड्स हो जाएंगे और पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा। जो रेपो रेट को करूंगा वही मैं रिवर्स रेपो रेट को करूंगा, तो रिवर्स रेपो रेट को भी मुझे कम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखा था ना, रेपो से सीआरएसएलआर, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी बोलते हैं इसको हम। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलूं, मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेंगी डेफिसिट डिमांड में या खरीदनी पड़ेंगी? बेचनी पड़ेंगी, तो पैसा आ जाएगा ना।
एग्जैक्टली आप गलत बोल रहे हैं। डेफिसिट डिमांड है, पब्लिक के पास मैं चाहता हूं कि पैसा ज्यादा आए, पब्लिक के पास मैं चाहता हूं पैसा ज्यादा आए, तो मैं क्या करूं, पब्लिक से पैसा खींच लूं। पब्लिक को अगर मैं चीजें बेचूंगा तो उनके पास से पैसा मुझे आएगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? और अगर मैं पब्लिक से चीजें खरीदूंगा तो चीज मेरे पास आ गई, पैसा आपके पास पहुंच गया। ऐसा करने से बड़ी पैसे की लिक्विडिटी पब्लिक तक पहुंच जाएगी। और एसएलआर क्या था भाई? विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, चेंज इन एसएलआर। बस ये बात आप लोगों की सब पड़ी हुई है। मैं ये चाहता हूं, अभी मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स निकालिए, मैं ये स्क्रीन से सब कुछ हटाता हूं और आप मुझे ये सारे वर्ड्स लिख के दिखाइए। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स याद है अक्सर? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में क्या बात थी, याद है? नहीं? नहीं, आज समझाऊंगा जरूर, ये बात मैंने कही थी, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन ये बात मैंने पहले से पढ़ाई भी है, ऐसा कुछ है क्या? ये याद है कुछ? क्या था ये? कि आदित्य बिरला साहब के पास एक लैंड थी जो 1 करोड़ रुपए की थी, उनको लोन चाहिए था। एग्जैक्टली उनको एक मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड था, वो 1 करोड़ रुपए था। उन्होंने ये कहा कि हमें लोन चाहिए, आप हमें लोन दे दीजिए। तो आदित्य बिरला साहब ने अपनी जमीन इनको दी। इनके ऊपर ये बात थोपी गई थी, ये बात रेस्ट्रिक्ट करी गई थी, इनके ऊपर कंपल्शन दिया गया था कि साहब आईसीआईसीआई बैंक, आप ध्यान रखना इस बात का कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो 40% हैं। जो भी सिक्योरिटी होगी उसका 40% आपको रोक कर रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनके पास आई, इसका 40% इन्होंने तो कहा हम आपको लोन ही नहीं दे सकते उस अमाउंट का। तो 40 लाख का लोन नहीं दे सकते, तो 100 लाख में से 40 लाख का लोन नहीं मिल सकता, इसका मतलब 60 लाख का मिल सकता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को 10% पर लेकर आ जाऊं तो आदित्य साहब के पास ज्यादा पैसे पहुंचेंगे, कम पैसे पहुंचेंगे? ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। और दूसरा क्या था? मार मूर के नाशन ला। मार मूर क्या था? मोर क्या था? क्या था, पढ़िए। याद है? नहीं? मैं इसलिए एग्जैक्टली वही स्लाइड उठाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये क्या था? मॉरल सुएशन क्या था? याद आ रहा है कुछ? नहीं? हाँ हाँ, बड़े लोग जो हैं जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। बड़े लोग जो हैं अपनी बात मनवाते हैं। मैंने अपनी छोटी बहन का एग्जाम्पल दिया था इस पर कि वो फोन भूल गई थी, हम रेलवे स्टेशन पर थे, काम तो कर दिया था वो, लेकिन उसके बाद अगली बारी वो मुझसे अपनी चला पाएगी? वो कहेगी नहीं भाई, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो जाएगा। तो बस उसने मुझसे किसी बात की जिद करी और मैंने उसको बस यूं देखा। मतलब उस देखने में ये हिडन बात थी कि अगली बारी अपने काम जो है तुम अपने आप ही कर लेना, फिर असली मेरे सामने जिद मत करो। तो मॉरल सुएशन मतलब वो वाला इंपैक्ट क्रिएट करना बड़े लोगों से कि आरबीआई ये बात कह रहा है कि देखो कल को तुम्हारा कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा ना, उसका लोड कौन उठाता है? तुम्हारे फटे में कौन तुम्हारे लिए मदद करता है? आरबीआई मदद करता है ना। तो आरबीआई तुमसे कह रहा है कि ये वाला काम मत करो, ये वाली पॉलिसीज की तरफ मत जाओ। ऑल दो मैं सीआरआर के बारे में बात नहीं कर रहा, एसएलआर के बारे में बात नहीं कर रहा, रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कुछ नहीं कह रहा, बट मैं बस अपने आप में कह रहा हूं कि ये काम मत करो। जैसे मैं अपनी छोटी बहन से कह रहा था बस मेरी मर्जी नहीं है, बात खत्म, उसने वो बात मेरी मान ली। ऐसे ही आरबीआई कहता है कि कोई फैक्ट्स की बात नहीं है, बस हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। एक रेगुलेटरी नोटिफिकेशन हम इशू कर रहे हैं आपके लिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे।
हर बात बड़ों को छोटों तक बताने की जरूरत नहीं होती है। ये मॉरल सुएशन इसी बात के बारे में बात कहता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द परसुएशन एंड द प्रेशर दैट द सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन द बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन अ मैनर इन लाइन विद इट्स पॉलिसी, जैसी उसकी मर्जी। Moral suasion is an exercise through discussions, letters, speeches, hints to banks. The RBI frequently announces its policies, positions, urges the banks to cooperate in the implementing its credit policies. जैसा कि चाहता है आरबीआई वैसा वो उसको फॉरवर्ड कर देता है कि भैया तुमको अब ये बात माननी ही पड़ेगी। ऑल्दो हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात नहीं कर रहे, और क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव बातें नहीं डील करी जा रही हैं, इसलिए ये एक वन ऑफ द क्वालिटेटिव मेजर्स में आता है। सही है भाई? चलो अब मैं आता हूं वापस उसी चीज पर। मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा और फिर मैं आप लोगों के ब्रेन को रिकॉलिंग करने की प्रैक्टिस करवाने की बात करूंगा। अच्छा मुझे बच्चा एक बात बताओ, यहां पर मैंने लिखा हुआ है ये जीटीपीआर, रेपो से सीआर एसएलआर, मार मूर के राशन ला। सही है भाई? और ये बात आप लोगों को पता है कि अगर ये डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, पब्लिक बोरोइंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक बोरोइंग्स को, पब्लिक से पैसा ले लो, उनके पास 100 रुपए थे, उनसे 80 रुपए खींच लो, जो पहले वो 100 रुपए खर्च कर सकते थे अब वो उनके पास 20 रुपए रह गए। इससे हम डेफिसिट डिमांड को रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना? यही बात है ना, इसलिए तो आप कह रहे हैं आप लोग कम कर दो इसको। देखो सोचो फिर बोलो, इतने समझने और समझाने के बाद अगर आप गलती करोगे तो फिर मेरे दिमाग में एक कॉन्फ्यूजन बन जाएगा कि इन बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं। गलती हर किसी से हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, कोई बात नहीं, बट अगली बारी सोच कर जवाब दो, जल्दी जवाब मत दो। डोंट बी द फर्स्ट वन टू मेक मिस्टेक, बट जवाब दो, सोच के दो, सही दो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, उससे क्या होगा एक मिनट के लिए सोचो। वेंडर्स के पास, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे, वो ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, पूरी इकोनॉमी के अंदर बात ठीक होगी। टैक्सेस को कम कर दो, जो पहले इंसान 100 रुपए कमा के 30 रुपए टैक्स देता था, अब उससे 20 रुपए का टैक्स लो, एक 10 रुपए उसके पास बढ़ती छोड़ दो, वो 10 रुपए जाहिर सी बात है उसको डिस्पोजेबल इनकम में पहुंचवाएगा। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक के पास जो सेव करके रखा हुआ है पैसा, उससे पब्लिक से उधार तुम मत लो, अपनी बोरोइंग गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट को हिदायत ये दी जा रही है कि बोरोइंग्स को कम कर दो। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, अरे भैया जब तुमने टैक्सेस कम कर दिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को खूब करना चाह रहे हो, पब्लिक बोरोइंग तुमने कम कर दी, तो पैसा कहां से आएगा? आरबीआई से ले लो, आरबीआई से सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर लो, लेकिन पब्लिक के पास से पैसा मत खींचो। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ, मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेसिव डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, वो अपने वेंडर्स को नहीं देंगे, पब्लिक पास तक नहीं पहुंचेगा। टैक्सेस को बढ़ा दो, पब्लिक बोरोइंग्स को बढ़ा दो, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई को कम कर दो। सही है भाई? जस्ट अपोजिट। एक बात समझ लो, और ये समझ लेना कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट से 5 पेजेस कवर करने वाले हो, अपनी टेक्स्ट बुक के 5 पेजेस में यहां पर कंप्लीट करने वाला हूं। लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़वाऊंगा जरूर सारी की सारी, बट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं लिखना है कि पब्लिक बोरोइंग्स घटा दो या पब्लिक बोरोइंग्स बढ़ा दो, सिर्फ ये नहीं लिखना है आप लोगों को, आपको पूरी बात बतानी है। इन द केस ऑफ एक्सेसिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड is higher than the aggregate demand at the fuller utilization of resources. Therefore, this balance demand cannot be fulfilled and will create the hyperinflation, which will impact the severe impact in the economy. Therefore, to control this thing, we need to cut the monetary and the fund flow to the economy. We will be doing it by the steps followed. This. ये ऐसा करने से आंसर थोड़ा मजबूत बन जाएंगे कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भैया आप लोगों को सब कुछ पता है करके। समझ में आ रही है बात? हाँ जी,
रेपो से रेपो से CRSLR। मैं कह रहा हूं डेफिसिट डिमांड की बात करते हैं अभी पहले। बैंक रेट और रेपो रेट को, डेफिसिट डिमांड में रेपो रेट को कम कर दो। क्यों कम कर दो? ताकि फंड्स सस्ते हो जाएं। फंड सस्ते हो गए, कमर्शियल बैंक के पास सस्ते रेट्स में पैसा पहुंच गया। सस्ते रेट में पैसा पहुंच गया, वो आगे भी पब्लिक को सस्ते रेट में आगे फॉरवर्ड कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लो। परचेज करने से उन तक, हाँ, उनसे परचेज कर लो, ताकि आप अगर कोई चीज मुझे बेचोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो पैसा आपके पास पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है सर, उसका फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। CRR और SLR, LRR के बच्चे, CRR को कम कर दो। यानी कि अगर 20% CRR रखा हुआ था और 80 रुपया का टाइम डिपॉजिट जो था वो फॉरवर्ड किया जाता था, अब जो है 10% CRR कर दो, तो अब 90 का फ्लो हो जाएगा पब्लिक के पास। सही है बात? SLR सही है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, कम कर दो। पहले 40 लाख रुपए डिपॉजिट्स में रखे जाते थे, मार्जिन में उनको आदित्य बिरला को 60 लाख पहुंचते थे। उसको कम करके मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को 10 लाख पर लेके चले जाओ, सो दैट 90 लाख रुपीज कैन बी ट्रांसफर टू। ठीक है बात? मॉरल प्रेशर फॉर स्ट्रिक्ट लेंडिंग या लीनियंट लेंडिंग? उनसे कहो कि पैसा दे दिया करो, कोई बात नहीं, या उनसे कहो बिल्कुल मेरे को मत देना पैसा, आ गया तुम किसी को भी। लीनियंट लेंडिंग और क्रेडिट रेशनिंग मुझे पढ़ाना है अभी आपको। चलो फिर, अच्छा अब बेटा, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिस्कल पॉलिसी, लेमेन्स लैंग्वेज में बताओ अपनी जबान। फिस्कल पॉलिसी क्या? हाँ, पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो हम तो कहीं ना कहीं फिर स्टेबल रहेंगे ना बेटा। फिर हमारी जो इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन, उसके लिए थोड़ा इन्फ्लेशन जरूरी है। सोच के देखो, डेफिनेशन बनाने वाले ने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। फिस्कल पॉलिसी क्या है? पहले तो दिमाग में अपने ये बात लेकर आओ, फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसीज बना बनाकर पैसों को आगे बढ़ाओ, रोको, करो, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग, किसको कितना पैसा देना है, ये सब करना है। तो इसका मकसद क्या है? गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाह रही है? देखो कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है, अगर सबका यहां पर अटेंशन है तो। बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आज की तारीख में हम बजट बना रहे हैं, गवर्नमेंट जो है बजट बना रही है, जिसमें वो अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी बता रही है। टू करेक्ट, क्या सही करना है उसको? एक्सेसिव एंड डेफिसिट डिमांड विद अ व्यू टू अचीव ट्विन ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव हैं, ऐसा रेक्टिफिकेशन करो एक्सेसिव और डेफिसिट डिमांड का, ऐसी मरम्मत करो, ऐसा करेक्शन करो कि आपको दो मकसद अचीव हो पाए, ट्विन ऑब्जेक्टिव आपको मिल पाए। वो ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपकी ग्रोथ भी बरकरार रहे और आपकी स्टेबिलिटी भी बरकरार रहे। समझो बात? कितनी खूबसूरत डेफिनेशन लिखी है। टू करेक्ट, टू करेक्ट क्या? जो प्रॉब्लम है, सिचुएशंस हैं जो एक्सेसिव और डेफिसिट, हमें एक्सेसिव भी नहीं चाहिए, हमें डेफिसिट भी नहीं चाहिए।
तो करेक्शन जो करना है वो इन चीजों का करना है। कैसे करना है? विद अ व्यू टू अचीव टू इन ऑब्जेक्टिव। टू इन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। याद हो गई? एक बार फिर से, क्या है फिस्कल पॉलिसी? अक्सर लास्ट बोला ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। चलो मैं कहता हूं एक एक करके बोलो। चलो अजमी बोलेंगी? हाँ बेटा बोलिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। फालिहा बोलेंगी? ठीक है। बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, वो जो खर्चे और उन सब की बातें करते हैं। ठीक है। टू इन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। सही है। तो एक बार फिर से अक्सा बोलेंगी अब? ठीक है, बोलिए। बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें वो अपने खर्चे और रेवेन्यू के बारे में पॉलिसी बनाएंगी करके। ठीक है, ये बात हो गई पहली वाली। तो लाल लाल क्या लिखा हुआ था पहला? टू करेक्ट। क्या करेक्ट करना था? शाबाश। फिर दूसरा लाल क्या था? विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू अचीव टू इन ऑब्जेक्टिव। कौन कौन? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। याद हो गया? एक बार फिर से देखो। टू करेक्ट द सिचुएशंस ऑफ एक्सेसिव एंड डेफिसिट डिमांड विद अ व्यू टू अचीव ट्विन ऑब्जेक्टिव। कौन से हैं ट्विन ऑब्जेक्टिव? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ के बारे में भी सोचना है, बट ऐसा ना हो कि नेगेटिव ग्रोथ हो जाए, हम स्टेबिलिटी के बारे में ही ना सोचें। सही है भाई? गवर्नमेंट कैसे कैसे एक्सपेंडिचर्स करती है? गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, हमने सीखा था ना, गवर्नमेंट खर्चा करती है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम कर लो, बढ़ा दो, ये सब बातें सीखी थी ना हमने। तो गवर्नमेंट के खर्चे क्या हैं? मिड डे मील्स। और देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, फोटोज वगैरह साथ हैं सब आपके साथ सामने। याद आया कुछ? और ये क्या है? ये सब एजुकेशन इन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। और क्या होगा? और गवर्नमेंट पैसा खर्चा कहां करती है? लॉ में। और शाबाश शाबाश, दिख रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस, जजेस, इन सब चीजों के लिए। और बेटा और क्या चीज बची? और कोई चीज बची? ये सब्सिडीज देने की बात करती है। देखिए, जो वो प्रधानमंत्री धन योजना, सस्ते लोन्स देना, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे भी कम में इंटरेस्ट रेट्स पर लोन दे देना। और कृषि विकास योजना, ये बहुत इस वक्त इन है ये सब चीजें, कि फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाए। जवान मूवी देखी होगी आपने, वो कितना इंप्लीमेंट होता है वो सब आपको पता है। होता है नहीं होता है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। बहरहाल दिस इज समथिंग टू बी टॉट। तो बहरहाल ये चार खर्चे वो हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली पहला तो यही है। मुझे लगता है अगर आपको ये चार इमेजेस याद रह सकती हैं तो आपको ये चार हेडिंग्स भी याद रह सकती हैं। एक बार ही जरा नजर घुमाओ फिर से। आंखें बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर याद ना आए
फिर दोबारा से देखो, फिर आंखें बंद करके फिर दोबारा से सोचो, और जब तक ये करते रहो जब तक कि आप पूरा आंसर रिकॉल ना कर लो। तो टू मेंटेन द दवाई जो हमें देनी है फॉर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दें या कम कर दें? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाओगे अगर, तो सोचो इन सारे सेक्टर्स में पैसा ज्यादा पहुंचेगा। आप ये सोचो कि अगर इन सारे सेक्टर्स में पैसा ज्यादा पहुंचेगा तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा। आप देखो, अभी तक मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक साइडेड दे रहा था, ताकि आप लोग एटलीस्ट उस साइड से सोचकर अपना आंसर ड्रॉ कर लो। अगर चार चीजों में सोचकर आंसर ड्रॉ करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आप लोग। लेकिन कहीं ना कहीं जो जब भी मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात करी है तो मैंने इन सारे सेक्टर्स की बात करी है। याद रहेगी बात? When there is a excess demand, government expenditures is reduced. When there is a deficient demand, government expenditure is increased. बस ये बात हम लोग पहले नेशनल इनकम में भी पढ़ चुके थे, बट हमें ये बात इस एंगल से लिखनी है फॉर दिस चैप्टर। टैक्सेस क्या करना है भाई? डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड में कम करेंगे, एक्सेसिव डिमांड में बढ़ा देंगे, तो हम ताकि लिक्विडिटी उन तक ज्यादा पहुंचाना नहीं चाहते। By increasing the tax burdens on the household, the government reduces their disposable income. Accordingly, aggregate demand is reduced. बेचारे, एक सिख का फोटो है जो टैक्सेस का बर्डन उठाकर लेके जा रहा है, और वो उठा नहीं पा रहा है, लेकिन टैक्सेस तो इतने भर कर आएगा, लेकिन घर पर क्या लेके जाएगा? बट अपने घर पर वो कम इसलिए लेकर जाएगा, गवर्नमेंट वांट देम कि वो अपने घर पर कम लेके जाए, सो डैट वो नैनीताल में जाकर 8,000 का कमरा ना खरीदे, 5,000 का कमरा ना खरीदे। और ऑन कॉन्ट्ररी, अगर कुछ ज्यादा ही महंगाई हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, तो क्या करना है भाई? टैक्सेस को रिड्यूस कर देना है। ऑन द अदर हैंड, बाय लोअरिंग द टैक्स बर्डन, द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, और फिर वो कुछ ऐसा आराम करेगा। यहां पर गई बात? तो पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंगली एडी इज रेज्ड एंड डेफिशिएंसी डिमांड इज मैनेज्ड। पब्लिक बोरोइंग का क्या करना होगा? डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड कम कर दीजिए पब्लिक बोरोइंग, और एक्सेसिव डिमांड में बाय बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक द गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेट। ये एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करी है मैंने आप लोगों को। In deficiency of demand, the government reduces its borrowing from public so that the people are left with the greater liquidity and aggregate expenditure remains high. In excessive demand, the government strips up public borrowing by offering the attractive rate of interest. Public borrowing बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे। उससे क्या होगा? This reduces the liquidity with the people, aggregate expenditures and reduces excess demand in the managed. देखो, जो हमने पहले वो वाली बातें पढ़ी है ना, मैं पढ़ा वही रहा हूं, बट इस वक्त आप बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो। बट मैं ये कह रहा हूं, बुकिश लैंग्वेज सेकेंडरी है अभी। आप जो थॉट्स है ना, उसको अपने ब्रेन पर लेके जाओ। अगर वो थॉट्स आपके ब्रेन में मैप कर जाएंगे अच्छे से, तो ये सारी बातें आप बिना रटे लिख सकते हो। आज इकोनॉमिक्स का होमवर्क है कि आप लोगों को जितनी बातें मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, अपनी जबान में, सब लोगों को, आप लोगों को अपनी जबान में, आप लोगों को पूरे फिस्कल मेजर्स, वही क्या था फिस्कल मेजर्स? जीटी, क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या था? रेपो से सीआर एसएलआर, और क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या था? मार मूर के राशन ला। ठीक है भाई, अब पढ़ो, देखो जरा, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। अभी हम कहां पर चल रहे हैं? ये क्या है? जीटीपीआर चल रहा है। ये क्या है? आर, जीटीपीआर वाला आर है। पढ़ो जरा, पढ़ो। बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई, मतलब क्या? कि गवर्नमेंट जो है बहला फुसलाकर आरबीआई से पैसा ले रहा है कि भैया हमें दे दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ठीक है,
देखो ये आरबीआई पैसा दे रहा है, आप जानते हैं इस जगह को क्या कहते हैं, समझ गए? सरकार पैसा चाह रही है इंसाफ से, ठीक है ना? एक फोटो मेरे पास और है, लेकिन मैं बहुत कम देर के लिए दिखाऊंगा वो। अच्छा अभी नहीं है वो, अभी दिखाऊंगा, चलो। borrowings by the government from RBI is another element of fiscal policy. It is increased to fight the deflationary gap and reduced to fight the inflationary gap. Higher borrowings releases, क्या लिखा हुआ है? हायर बोरोइंग ग्रेड क्या 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 लिख दिया है? हाँ हाँ, तो पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट कम इस्तेमाल करेगी, आरबीआई का पैसा गवर्नमेंट ज्यादा इस्तेमाल करेगी, तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा होगा और हो सकता है आरबीआई से भी पैसा लेके पब्लिक के पास पहुंचवा दिया जाए। सही है? इससे पब्लिक के पास जो डेफिसिट डिमांड, जो 5000 की कैपेसिटी थी, लेकिन पब्लिक जो है 4000, 5000 कमरे नैनीताल में अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी 4000 फुलफिल हो पाए थे। अब पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचाया जा रहा है, और सोच के देखो अगर आपके फादर के पास एकदम से 10 लाख रुपए का बोनस हो जाए कहीं से, तो कहेंगे चलो यार कहीं घूम कर आते हैं। तो वही वाली बात है बिल्कुल, कि पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचाया जा रहा है यहां पर, सो दैट वो अपनी डिमांड्स बढ़ा सके। हायर बोरोइंग्स रिलीजेस ग्रेटर लिक्विडिटी एज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। व्हेन बोरोइंग्स इज रिड्यूस्ड, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप फुलफिल कर लिया जाएगा। अब देखो यहां पर आएगा वो फोटो, आरबीआई, गवर्नमेंट, बस मैं इतना ही दिखा सकता हूं बस। सही है? चलो जी, व्हाट फिस्कल मेजर्स वुड यू रिकमेंड टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड? जीटीपीआर में क्या लिखोगे बताओ? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में क्या लिखोगे? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, बस? या वो 4 फोटो याद हैं अभी? चलो पहले तो जी लिखोगे, फिर टी लिखोगे, फिर पी लिखोगे, फिर आर लिखोगे। पी ये है, आर ये है। कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर, दूसरा पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फिर उसके बाद एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर, चौथा सब्सिडीज एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। इस पे मिलेंगे क्रिस्प मार्क्स, कड़क एकदम मार्क्स मिलेंगे ऐसा लिखने पर। गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स burdens on the household so that they are left with a greater cash balances. डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी तो मजा आएगा उनको खर्चा करने में। गवर्नमेंट शुड रेज मोर फंड्स फ्रॉम आरबीआई सो दैट देयर इज अ ग्रेटर फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, बस। और यहां पर पब्लिक बोरोइंग्स बढ़ा दो, कम कर दो, कम कर दो, सो दैट द पीपल आर लेफ्ट विद अ ग्रेटर लिक्विडिटी। और इन सब चीजों के बाद में एक जनरल यहां पर बात लिख दी है। देखो ये आंसर और ऐसे सारे ही आंसर्स मैं कह रहा हूं आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हो अगर आपको वो बड़ा वाला चार्ट याद है। पहला क्या है फिस्कल मेजर्स में? जीटीपीआर। और उधर पे क्या है मॉनेटरी मेजर्स में? रेपो से सीआरएसएलआर। और फिर हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स में मारमोर के राशन ला। अच्छा हाँ भाई, फिस्कल मेजर्स क्या थे? जीटीपीआर तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज फिस्कल मेजर्स? टू करेक्ट व्हाट? देखो मैं एक बात बताऊं, 2 बातें याद रखो। टू करेक्ट याद रखना है, विद अ व्यू टू अचीव टू एन ऑब्जेक्टिव। ये 2 बातें याद रखनी है। टू करेक्ट रेक्टिफाई क्या करना है आपको? एक्सेसिव एंड डेफिसिट ऑफ डिमांड। विद अ व्यू टू अचीव टू एन ऑब्जेक्टिव में क्या याद रखना है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ये मैं मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट क्या कर रहा हूं, फिर अब कल ही कराएंगे फिर इसको। लेकिन मैं ये बता रहा हूं आज आप लोगों का होमवर्क ये है
कि आप लोगों को एक अच्छा सा चार्ट बनाना है। एक बीच का पेपर ले लीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा हो आपके लिए, अगर एक छोटा सा चार्ट अगर आप ले लें, उसको ना बहुत अच्छे से सजा कर बनाइए। इधर जैसे फिस्कल मेजर्स, इसका इधर आपका मॉनेटरी मेजर्स, इधर आपके क्वालिटेटिव, इधर क्वांटिटेटिव, जो बातें हैं ना वो छोटी छोटी आप लिखिए कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। इससे ना एक क्रिएटिविटी सी डेवलप होगी आपकी, और उस क्रिएटिविटी में आप चीजें याद कर जाओगे, और वही चार्ट ले जाकर कहीं लगा देना अपनी टेबल के ऊपर, और बार बार उसको देखते रहना। कम से कम 7-8 पेजेस आपके मुट्ठी में होंगे बुक के, बहुत आसानी से। ये टॉपिक लास्ट है बिल्कुल, मॉनिटरी मेजर्स कंप्लीट कर दूंगा तो लास्ट हो जाएगा बस। ठीक है, ओके देन।